हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन, मैकेनिक्स से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस। इस सब कुछ समझने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिक्स के बारे में। यहां पर जो मैकेनिक्स आपको लिखा दिख रहा हो, इसके बारे में कुछ समझते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, किस चीज की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर जो स्टडी करते हैं वह करते हैं फोर्सेस और फोर्सेस के इफेक्ट की। इसकी फोर्सेस और फोर्सेस की इफेक्ट की, हिंदी में बोले तो बल और बल के प्रभाव की। अब कई बार दिमाग में यही समझ में नहीं आता है फोर्सेस और फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है, या बल या फिर बल के प्रभाव क्या होते हैं। तो हमारे घरों में जो भी वस्तुएं रखी रहती हैं उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी वस्तु रखी है, यदि हम उसको धक्का मारते हैं या उसको पकड़ के खींचते हैं, यदि उसको धक्का मारते हैं या पकड़ के खींचते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिसका मतलब होता है जो हम धक्का मार रहे हैं या पकड़कर खींच रहे हैं, इसका मतलब होता है फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और जो हमारा फोर्स और बल लगाने से जो उस वस्तु पर इफेक्ट पड़ रहा है वही क्या है, फोर्सेस और फोर्सेस का इफेक्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारा फैन घूम रहा है, हमारी गाड़ी के पहिए चलते हैं, साइकिल के पहिए चलते हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मोशन में रहती हैं। यदि कोई वस्तु मोशन में गति कर रही है और गति करती हुई वस्तु में को हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही क्या है, फोर्सेस और फोर्सेस का इफेक्ट है। कोई एक वस्तु है जिसपे कुछ लोग पकड़ के उसको खींच रहे हैं, कुछ लोग दबा रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब नेट फोर्स कितना होगा, उसका नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स के कारण उस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या वह वस्तु संतुलन की अवस्था में आ रही है या वस्तु क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही है। किसी बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस सब कुछ हम लोग मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है तो इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं। तो हम सभी जानते हैं मैकेनिक्स की जो स्टडी हम लोग करते हैं, जब हम इंजीनियरिंग हमारी ब्रांच होती कोई ना कोई, मतलब इंजीनियरिंग की जब हम स्टडी करते हैं तभी हम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। तो इसका जो मतलब होता है कि जो मैकेनिक्स है उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं, मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत हैं, इनका जो उपयोग है वह किसके अंदर होता है, इंजीनियरिंग की जो डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेज हैं उन सभी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, इंजीनियरिंग की डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं उनके अंदर होता है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड वगैरह होता है इन पे भी फोर्सेस लगते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनका इफेक्ट भी होता है। मतलब जो हमारी मैकेनिक्स है उसके कंसेप्ट कहां पर यूज हो रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हो रहा है। जैसे सॉलिड मैकेनिक्स होता है, सॉलिड मैकेनिक्स बोले तो जो मशीन के पार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे बीम है हमारी, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग उस पर क्या करते हैं, फोर्सेस और फोर्सेस के इफेक्ट की स्टडी करते हैं, उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। अब जो डिजाइनिंग फील्ड होती है, खासकर डिजाइनिंग फील्ड, जो गाड़ियों की हमारी डिजाइनिंग होती है, उनके अंदर भी इसके सारे कंसेप्ट लगते हैं। तो इस तरह जो हमारी इंजीनियरिंग की डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेज हैं उन सब में मैकेनिक्स का यूज होता है, उन सब में मैकेनिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या समझ में आया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। उम्मीद है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा। अब यदि कोई बोलता है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पर मैंने क्लियर लिख दिया, आप अच्छे समझ सकते हैं। क्या लिखा, मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन करते हैं। इतना आपको लिखना है। यदि डेफिनेशन पूछी आती, बकाया जो मैं एग्जाम्पल देता हूं वो सिर्फ समझाने के लिए आपको देता हूं, और वो भी आप एग्जाम में लिख देंगे तो गलत नहीं होगा वो भी, लेकिन ये डेफिनेशन लिखने के बाद उन एग्जाम्पल को हम लोग समझाएंगे। ध्यान से समझे। अब क्या होता है, ये तो होगा हमारी मैकेनिक्स की बात। अब मैकेनिक्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया जिसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब मैकेनिक्स के भी अलग अलग भाग होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला यहां पर क्या है, स्टैटिक्स, पहला स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। क्या है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु बलों के प्रभाव के कारण, बलों के इफेक्ट के कारण, बलों के प्रभाव के कारण संतुलन की अवस्था में, किसमें, संतुलन की अवस्था में है,
संतुलन की अवस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे यहां पर हमने मान लिया कोई टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है, एक टेबल है, और यहां पर कोई क्या रखी, बुक रखी हुई है, क्या रखी, बुक रखी। अब ये क्या यहां पर बुक रखी, मतलब एक जगह इस तरह रखी हुई है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये जो वस्तु है, जो बुक है, वो क्या है, किसके कारण, हमारे जो हमारे वस्तु के जो भी हमारे फोर्सेस हैं उनके इफेक्ट के कारण जो वस्तु यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बोले हमारी संतुलन की अवस्था में, ये वस्तु यहां पर कैसी, संतुलन की अवस्था में एक जगह स्थिर है। तो जो हमारे बलों के इफेक्ट के कारण जब वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है, बलों के या कह सकते हैं फोर्सेस के इफेक्ट के कारण, बलों के प्रभाव के कारण, बलों के प्रभाव के कारण जब वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है, बलों के प्रभाव के कारण जब वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है डायनेमिक्स। क्या होता है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स का यहां पर मतलब होता है जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के कारण, फोर्सेस के इफेक्ट के कारण, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के कारण कैसी होती है, मोशन में होती है। कैसी होती है, मोशन में होती है, मतलब गति करती है। जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के कारण गति करती है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, अब कहते हैं उस कंडीशन क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के कारण गतिमान होती है, कैसी होती है, गतिमान होती है, गति करती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी जो घड़ी देखी, घरों में घड़ी लगी रहती है या हम हाथों में घड़ी पहनते, वो कंटिन्यू मोशन करती है, उसकी सुइयां कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब किसके कारण हुई, फोर्सेस के इफेक्ट के कारण वो चल रही है, कंटिन्यू फोर्सेस के इफेक्ट के कारण चल रही है। घड़ी की सुइयां चलती है, याद रखें। क्यों, फोर्स हम कहां से लगा रहे हैं, जो उसमें हम पावर दे रहा है या बैटरी के थ्रू पावर दे रहा है उससे चल रही, मतलब फोर्सेस के इफेक्ट के कारण वो घड़ी की सुइयां क्या कर रही, गति कर रही। तो जब कोई वस्तु फोर्सेस के इफेक्ट के कारण गतिमान होती है, गति करती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक कंडीशन बोलते हैं। डायनेमिक कंडीशन बोलते हैं। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब डायनेमिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, डायनेमिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को सबसे पहले समझते हैं, किसको, काइनेमेटिक्स को। तो जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों के कारण, प्राकृतिक बलों के कारण या प्राकृतिक फोर्सेस के कारण, किसके कारण, प्राकृतिक बलों के कारण, प्राकृतिक नेचुरल फोर्सेस के कारण, प्राकृतिक बलों के कारण, नेचुरल फोर्सेस के कारण जब कोई वस्तु गति में होती है, तो उसे उस कंडीशन क्या बोलते हैं, हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। समझ में क्या आया, जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों के कारण या इंग्लिश में बोले नेचुरल फोर्सेस के कारण, जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों के कारण कैसी गति में होती है या जो उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक बल क्या होते हैं या फिर नेचुरल फोर्सेस क्या होते हैं। तो जो जैसे ग्रेविटी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, धाराएं सुनी होंगी। जैसे हम किसी को ऊपर से नीचे, जैसे हम छत से कोई गिरता है, छत से कोई वस्तु गिरती है, तो नीचे किसकी वजह से आ रही, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आ रही, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही। तो इस तरह की कंडीशन है, उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में, अब चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं चुंबक रखी है आसपास, वहां पर मैंने लोहे का कोई सामान रख दिया, तो चुंबक अपनी ओर खींचेगी। ये क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं, मतलब प्राकृतिक बल है। इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बल होंगे, नेचुरल फोर्स के। मतलब हमने दूर रखा है, चुंबक रखी हुई है, हमने उससे थोड़ी दूर पे रखा है, कोई वस्तु रखी है लोहे की, लेकिन वो अपनी ओर खींच लेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो हमने उस पर कुछ नहीं कर रहे, हम फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन वो अपनी ओर खींच रही है। इसका मतलब प्राकृतिक बल के कारण इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे। जैसे पानी में नाव रहती, पानी की धारा के साथ वो चलने लगती, पानी की धारा के साथ चलती, नाव जो रहती पानी की धारा के साथ चलती है। मतलब वहां पर क्या है, जो भी हमारी धाराएं होती हैं उसके कारण जो फोर्सेस लग रहा है, जो धाराएं होती है उसके कारण फोर्सेस लग रहा है, जैसे धारा प्रवाह बोलते हैं, तो वो भी किस में आती, काइनेमेटिक्स में आती। तो काइनेमेटिक्स को आप अच्छे समझ गए होंगे कि प्राकृतिक बलों का, नेचुरल फोर्सेस के कारण जब किसी वस्तु पर जो इफेक्ट पड़ता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट होती काइनेटिक्स। क्या होती, काइनेटिक्स। क्या होती, काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा बल लगाया जाता है,
जब कोई वस्तु गति में आती है, जब किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति के द्वारा बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तब वह वस्तु गतिमान होती है या गति में आती है या मोशन में आती है। तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या समझ में आया? जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण गति में होती है, जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण गति में आती है, गति में होती है या गतिमान होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स बोलते हैं। जैसे साइकिल का पहिया देखो, साइकिल हम लोग चलाते, साइकिल किसके कारण चल रही है, किसके कारण गति में आ रही है? हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जो हम साइकिल के पेडल चला रहे हैं, पेडल कौन चला रहा है? हम लोग चला रहे हैं, हम मतलब फोर्स लगा रहे हैं। तो ये साइकिल किसके कारण गति में आ रही? किसी व्यक्ति के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इस कंडीशन को, जो साइकिल चलाते हैं हम लोग, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स बोलेंगे। उम्मीद है डेफिनेशन को भी कई बार मैंने रिपीट कर दिया, याद हो गया होगा। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन मैंने समझा दिया, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन समझते हैं, जो नॉर्मली पढ़ के भी सुना देंगे तो भी आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम करते हैं मैटर की बात। किसकी? मैटर क्या होता है, मैटर या द्रव्य क्या होता है। तो यहाँ क्लियर लिखा है, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। जिस वस्तु में भार होता है, जो जगह घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। जिस वस्तु में वजन होता है, जिस वस्तु में भार होता है, जिस वस्तु में वजन होता है, जो जगह घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, लोहा हो गया, पानी, हवा आदि द्रव्य, ये सब क्या है? ठोस, द्रव्य, गैस, ये सब क्या वस्तु है। जैसे कोई भी कुर्सी रखी, मोबाइल रखा, पंखा है, कुर्सी, जो भी चीजें रखी है, सब क्या जगह घेरती है। अलमीरा रखी है, टेबल रखी है, लाइट लगी हुई है, ये सब क्या है? जगह घेरती है। सब किस में आएंगी? मैटर में आएंगी। किस में आएंगी? मैटर में। तो मैटर की डेफिनेशन लिखिए, आपको समझ में आ गई। फिर करते कण की बात। कण क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स द्रव्य का हुआ है छोटे से छोटा भाग, द्रव्य का हुआ है छोटे से छोटा भाग, जिसका आकार नगण्य और बिंदु के समान हो। कण या कण या पार्टिकल्स कहलाता। क्या? कण या पार्टिकल्स कहलाता है ना। पार्टिकल दो बार लिख गया यहां पर। तो अब नेक्स्ट आती है बॉडी। अब बॉडी क्या होता है? बॉडी का बार बार हम लोग वस्तु या बॉडी बोलते हैं, लेकिन वस्तु की डेफिनेशन कई बार नहीं पता है। तो क्या लिखा? द्रव्य का वह भाग जो कणों से मिलकर बनता है, इसका मास और आयतन निश्चित होता है तथा निश्चित स्थान घेरता है। वस्तु क्या होता है? वस्तु क्या होता है? द्रव्य का वह भाग। द्रव्य मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी, यहाँ पर बहुत सारे नाम लिख दिए थे मैंने एग्जांपल, जैसे लोहा, पानी, हवा, कुछ भी चीजें, जो भी चीजें हमें दिख रही है, वो सब क्या वस्तु में आती है? सब क्या आती है? मतलब मैटर में आती है। लेकिन ऐसा मैटर जो क्या है? जगह घेरता है, जिसका क्या है? द्रव्यमान कैसा है? मास फिक्स है, जिसका आयतन क्या है? निश्चित है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे। वस्तु हम क्या बोलते हैं? हम कोई चीज बनाते हैं, जब हम वस्तुएं बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका साइज हम लोग फिक्स कर देते हैं, जैसे आयतन फिक्स करना बोलते हैं। उसका कुछ ना कुछ हम वेट फिक्स कर देते हैं, मास होता, कुछ ना कुछ मास होता। ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। नाम दे दिया मतलब वो वस्तु बन गई। तो क्या होता है? ये सब कुछ उसका फिक्स होता है। तो ये डेफिनेशन है इस तरह की, इनको आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसको याद करना है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या है? बल लगाने पर, क्या लिखा? बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन हो, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे बीम हो गई, कॉलम हो गया, बेस हो गया, गियर हो गया। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें हम बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो शेप एंड साइज है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई ज्यादा या डिफेक्ट पड़े तो ना के बराबर पड़े। जैसे हमने अभी एग्जांपल इसमें लिखा, बीम की बात कर रहे हैं। बीम पे हम लोग खड़े हो गए, बहुत सारा सामान रखा है, छत पे हम लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत सारा सामान रख देते, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता? नहीं पड़ता। जो हम गाड़ियां चलाते हैं बड़ी बड़ी, उस पर जो हम लोग बैठ जाते हैं, सामान रख देते हैं, फिर भी क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर लोड देने पर, बल लगाने से कोई ना के बराबर इफेक्ट पड़े या कुछ भी इफेक्ट ना पड़े, ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। नेक्स्ट है मास। अब मास क्या होता है? मास की हम लोग बात करते हैं, इन सबकी हम लोग चर्चाएं करते हैं, तो इनकी आज डेफिनेशन आपको बिल्कुल पता चल जाएगी और इनको नोट कर लें। क्या लिखा? किसी पिंड या वस्तु में द्रव्य पदार्थ की वास्तविक मात्रा को उस पिंड का द्रव्यमान या संहति या सभी स्थानों पर समान हो रहता है, यह वस्तु का आंतरिक
गुण है, वस्तु है ना, सही हो गया। अब तो क्या कह रहा है द्रव्यमान, क्या कह रहा है वो, किसी वस्तु में द्रव्य या पदार्थ की वास्तविक मात्रा को, किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में ये भी आओ, किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा है, वास्तविक तो जानते हैं आप, जो रियल में उसकी क्वांटिटी होगी, जो रियल में उसकी क्वांटिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वस्तु का मास बोलेंगे या द्रव्यमान बोलेंगे। नेक्स्ट और भी डेफिनेशन क्या लिखा, वेट। अब वेट क्या होता है, वेट की भी बार की अब बार बार बात करते हैं वेट की, तो वेट को भी आज समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखा, किसी वस्तु का भार वह बल होता है, किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी पर पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वह भार होता है, किसी वस्तु का वह भार या बल होता है, वह भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती। क्या करती, अब पृथ्वी अपने पिंड मतलब नीचे की ओर खींचती, वही क्या है, वेट होता है। तो वेट को कैसे डिफाइन किया गया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब द्रवावस्था रेस्ट ऑफ पोजीशन क्या होती है, ये भी आपको पता होगा, नॉर्मल लिखा है, यदि कोई पिंड अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता तो उसे द्रवावस्था में कहा जाता है। जैसे मकान, पेड़, कहने का मतलब कोई भी वस्तु रखी हुई है, जैसे कि हमारी टेबल रखी हुई है, अब मैं यहां पर घूम रहा हूं, मैं घूम रहा हूं लेकिन टेबल नहीं घूम रही, एक जगह रखी, तो टेबल कैसी कहलाएगी, रेस्ट की पोजीशन कहलाएगी, क्योंकि हमसे कंपेयर किया गया। मैं यहां पर घूम रहा हूं मतलब मैं तो मोशन में हूं, तो टेबल हमारी तुलना में क्या कही जाएगी, रेस्ट की कंडीशन में। जैसे फैन घूम रहा है तो फैन तो मोशन कर रहा है, लेकिन टेबल उसकी ओर देखोगे और टेबल की ओर देखोगे तो टेबल आपको रेस्ट में लग रही है। तो यही क्या है, हमारी रेस्ट की डेफिनेशन होती है। फिर क्या, स्टेट ऑफ मोशन। मोशन कैसे डिफाइन किया जाता है, यदि कोई पिंड अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को निरंतर बदलता रहता तो उसे हम क्या, गति अवस्था में कहा जाता है। जैसे चलती हुई कार हो गई, नदी का बहता हुआ पानी, पृथ्वी, चंद्रमा। तो कहने का यहां पर मतलब है कोई वस्तु अपनी स्थिति कंटिन्यू बदल रहा है, अपनी पोजीशन कंटिन्यू बदलता रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। जैसे मैं अभी यहां खड़ू, थोड़ी देर से थोड़े आगे पहुंच जाऊं, इधर पहुंच जाऊं, इधर पहुंच जाऊं, जैसे मेरा पेन चल रहा है, देखो अभी यहां है, अब यहां से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्योंकि ये यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, मतलब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्थिति में कंटिन्यू क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो इसी तरह इसको डिफाइन किया गया है। और भी डेफिनेशन है, सारी काम की डेफिनेशन है, बस आप देखते जाएं। क्या लिखा है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दूरी सब लोग सुनते रहते हैं, लेकिन डिफाइन कैसे किया जाता है, किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी समय में तय किया हुआ मार्ग की वास्तविक लंबाई को उस पिंड की चली हुई दूरी कहते हैं। दूरी मतलब किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में, क्या कह रहा है, किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चली गई दूरी की जो वास्तविक लंबाई उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है यहां पर, कुछ समय में वो यहां थी, यहां से यहां पहुंच गई, कुछ समय में यहां से यहां पहुंच गई, यहां थी लेकिन यहां पहुंच गई, तो ये जो क्या है, ये जो डिस्टेंस इसने कवर की, यहां से यहां चल के गई, तो यहां इतने समय में इसने जो दूर यहां डिस्टेंस कवर की, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, जो भी हो। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा, किसी पिंड द्वारा अपनी स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। इसे गतिशील पिंड के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर से मापा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा अपनी स्थिति, जैसे मैंने यहां पर बताया था वैसे ही हम कह देंगे, ये वस्तु है वह यहां पर पहुंच गई थोड़ी देर से, थोड़ी देर से पहुंच गई, तो यहां पर क्या लिख रहा है, इसे गतिशील पिंड की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर से मापा जाता है। मतलब यहां पर था और यहां पर था, तो ये प्रारंभिक हो गई, ये अंतिम स्थिति हो गई, इसको हम नापते हैं। यही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। यही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के डिफरेंस से नापते, तो यही क्या होगा, यहां से इस वस्तु का ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वस्तु का ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखा स्पीड लिखा हुआ है। स्पीड में क्या लिखा, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी पिंड की स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। क्या कह रहा है, अब इसको टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के आधार पर डिफाइन किया था। क्या, टाइम के आधार पर इसको डिफाइन किया था। किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में इसके आप कह सकते हैं उसकी स्थिति परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी मतलब जो समय के साथ जोड़ा गया, या फिर इसको कैसे डिफाइन किया जाता है,
पिंड की स्थिति परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या होता है ये स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे उम्मीद है सबको पता होगा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या लिखा, किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी या विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। लेकिन इसने क्या है, किसी क्या कह रहा है, देखो किसी निर्दिष्ट समय में, दिशा में, किसी दिशा में बोल रहा है, किसी दिशा में, याद रखें कुछ ना कुछ इसमें डेफिनेशन में जोड़ दिया था। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या लिखा, विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं ना। ये याद रहेगा, मीटर पर सेकंड क्या होती है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है समझिए। अब क्या होता है, फिर होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। किसी पिंड के वेग में वृद्धि की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में वृद्धि की दर को हम, जो वेग है इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाता है हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकंड होता है। ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, किसी पिंड के वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप इसकी जो यूनिट है उससे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो आप ये डेफिनेशन मैंने बताई, इनको आपको याद करना है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछिए, जरूरी नहीं एग्जाम में पूछिए, लेकिन हमें आना चाहिए। बेसिक से मतलब मैकेनिक्स की शुरुआत है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन लिखा। अब इसको कैसे डिफाइन किया था, जब समय के साथ वेग का मान घट रहा हो, जब समय के साथ वेग का मान घट रहा हो, याद रखें क्या घट रहा है, वेग मतलब वेलोसिटी का मान घट रहा हो, तो उसे उस त्वरण को ऋणात्मक निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इस ऋणात्मक त्वरण या वेग में कमी की दर को हम मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। देखो पहले क्या लिख दिया उसने, जो डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन मतलब किसी चीज में कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब किसी चीज में कमी हो रही है, या फिर ये कह रहा है त्वरण का मान आपको नेगेटिव दिखता है, कहीं नेगेटिव दिखता है, तो भी हम उससे क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आप पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन मैंने बताने की कोशिश की, उम्मीद है इतनी डेफिनेशन थी जो आपने देख ली है। तो इतनी डेफिनेशन, इतने सारा मैंने समझाया, ये इंट्रोडक्शन था। आगे जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक दिए गए आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहेंगे। आपको बस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ये बना हुआ है, और वीडियो को लाइक कर देना। बस आपको वीडियो मिलते रहेंगे, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू।